तो सबसे पहले SN1 मैकेनिज्म देखते हैं। ये जनरली 3 डिग्री या फिर बेंजीन में की जाती है, क्योंकि 2 डिग्री और 1 डिग्री में कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए 3 डिग्री या बेंजीन में की जाती है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये कार्बन, जिससे 3 कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन का है। अब इसमें हम लोग KCN से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये पहले Cl को निकालेगा, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर ये Cn इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे Cn लग जाएगा और KCl निकल जाएगा। इसकी जो प्रोसेस होती है इसमें पहले क्या होता है, ये H+ की प्रेजेंस में होता है जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। SN1 हमेशा इसी के H+ की प्रेजेंस में होगी। पहले क्या होगा, KCN जो ब्रेक हो जाएगा K+ और Cn- में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से। फिर ये जो होगा क्या बोलते हैं हमारा एल्किल हैलाइड, ये ब्रेक होगा एल्किल हैलाइड के कार्बन कटायन में और Cl- में। ये स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है। फिर ये जो Cn निकला था, ये Cn जाके यहाँ अटैक करेगा। हमेशा जो माइनस चार्ज होगा ये फिर लोन पेयर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पे जाके अटैक करता है। ये चीज़ हर रिएक्शन में होती है, माइनस चार्ज और या फिर लोन पेयर पॉजिटिव पे जाके अटैक करते हैं, और ये बहुत जल्दी होता है, तो ये फास्ट स्टेप होगा। यहाँ पे Cn लग जाएगा। अब ये चाहता यहाँ से भी अटैक कर सकता था, चाहता तो पीछे से भी अटैक कर सकता था, इसलिए हम लोग को यहाँ पे कह सकते हैं रेसमिक मिक्सचर मिलता है, जिसमें L और D, स्मॉल d दोनों ग्रुप मिलते हैं। मतलब कि हो सकता था कि ये Cn इधर ना होकर इधर लग जाता, तो वो बैक साइड अटैक हो जाता। तो ये होते हैं इसके SN1 के 10 स्टेप्स। अब इसके नाम क्या क्या होंगे, नाम तुम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, नाम का इतना कुछ नहीं होता है, हमेशा प्रोसेस में देखना होता है। पहले हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये न्यूक्लियोफाइल्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें लिख सकते हैं जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। और उसके बाद कह सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही कोई भी नाम देते कितना कुछ, वो प्रोटोनेशन या फिर इनिशिएशन, वो सब इसमें उतना कुछ जरूरी नहीं रहता है। फिर आता है SN2 मैकेनिज्म। ये 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री में होता है। इसमें क्या होता है, जो CH3Cl होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H को सारे अलग अलग कर दो और उसके C और Cl, मतलब ऐसे एक H और ये Cl। तो यहाँ पे जो Cl है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है इसी को डिनोट कर रहा है, तो ये हो गया CH3Cl और CH3Cl जब AgCN से अटैक करेगा, मतलब AgCN जब CH3Cl पे अटैक करेगा तो CH3NC बन जाएगा। इसमें होता है जो N बॉन्ड होता है ये ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल का ऐड करता है AgCN में। KCN में Cn जाता है, AgCN में NC जाता है, इसीलिए मैंने दोनों में अलग अलग एग्जाम्पल ले लिया ताकि इससे एक चीज़ ये भी याद हो जाए। तो CH3NC बन जाएगा। इसमें क्या होता है, AgCN जो होता है Ag+ और N- और C में टूटता है, जैसे कि NCN का स्ट्रक्चर ये है ना, तब या फिर इस पे माइनस हो सकता है, फिर इस पे माइनस हो सकता है। इसमें क्या होता है कि Ag जो होता है वो C से अटैच रहता है, इसलिए इस पे माइनस हो जाता है, और K में क्या होता है कि वो N से अटैच रहता है, इसलिए C पे माइनस हो जाता है। उसके बाद क्या, यहाँ पे ये NC बना, फिर ये NC क्या करेगा, इसको हटाएगा नहीं, जाके बैक साइड से इधर से अटैक करेगा। यहाँ पे ये NC ने अटैक किया, N जो है कार्बन की तरफ गया, अपने लोन पेयर्स देने की कोशिश किया, या फिर कह सकते हो अपना निगेटिव चार्ज देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें एक ही यहाँ पे हुआ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल डायरेक्टली हो गया, कार्बोकेटाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे बीच में कार्बोकेटाइन बनाने का भी स्टेप आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे ये गया और ये निकल रहा है, ये हम लोग की ट्रांजिशन स्टेट है, ये अनस्टेबल होती है। उसके बाद ये जब निकल जाएगा पूरी तरीके से, तो ये Cn मतलब NC, अगर इसको प्रोस्पेक्टिव में देखें तो NC है ये, NC और उसका CH3, यानी एक तरह से ये कंपाउंड बना है CNC, ये भी कह सकते हैं CH3NC, ये N जो है कार्बन की तरफ है, तो ये कंपाउंड बना है, लेकिन ये इस तरफ को है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। अब ये हो गया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। इसमें होता है देखो,
CH4 होगा, Cl2 होगा। अगर ये H म्यू यानी कि यूवी लाइट मान लो, यूवी लाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो ये Cl2 का एक Cl निकल के इसमें लग जाएगा और उसके बाद ये HCl बन जाएगा। अगर ये एक्सेस में है तो ये और प्रोसेस आगे होती चली जाती है। अब ये कैसे हो रहा है पहले बताते हैं। इसमें होमोलिटिक फ्यूजन होता है, Cl2 के बीच में जो होगा एक बॉन्ड होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब हम लोग यूवी लाइट डालते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही हो जाता है। ध्यान रखना, जब हम लोग एक लोन पेयर को किसी एटम को देते हैं, मान लो एक और लोन पेयर बी के पास जा रहा है, बी पॉजिटिव है, तो हम लोग पूरी एरो दिखाते हैं। लेकिन जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हम लोग आधी एरो दिखाएंगे। तो ये हो गया Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। ये हम लोग का इसमें ये चीज़ लिखना मस्ट रहता है, क्योंकि मोस्टली हर क्लोरीनेशन इन यूवी लाइट के प्रेजेंस में जो होता है इसमें ये चीज़ लिखी जाती है, इस वजह से इसमें ये लिखना रहेगा। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग की रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, यानी कह सकते हैं हम लोग उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, तो इनिशियलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्री रेडिकल बन गया, ये फ्री रेडिकल हमारे एल्केन पे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे जो 4 H होंगे उसमें से एक H के साथ ये रिएक्ट करेगा तो HCl बना देगा। लेकिन अब जो एक H का इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि मान लो ये C था, ये H था, ये H था, ये H था और ये H था। अब मान लो क्लोरीन वाला फ्री रेडिकल आया इसके पास, वो कहेगा कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इससे बॉन्ड बना के खुश है। लेकिन जो Cl होगा वो इससे कहेगा तुम मेरे पास आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन अपना लिख के, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा। अब इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे प्रोपोगेशन हुआ है। अब ये CH3 फ्री रेडिकल जो होगा वापस से Cl2 का और एक और मॉलिक्यूल होगा। वैसे इसके डिब्बे में कि Cl2 का मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, जो फ्री रेडिकल में ब्रेक हो चुका है, एक और Cl2 का मॉलिक्यूल होगा, तो उसके साथ ये जाके अटैक करेगा। फिर ये Cl और Cl होगा, इसके पास फ्री रेडिकल है, तो ये कहेगा तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके मेरे साथ चलो। उसके बाद ये CH3 Cl बन जाएगा और ये Cl फ्री रेडिकल हो जाएगा, टर्मिनेशन हो गया। उसके बाद ये रिएक्शन में जो फ्री रेडिकल बचा है ये फर्दर मोर रिएक्शन करता रहेगा, तो ये CH2 Cl2 बन जाएगा, फिर CH3 बन जाएगा, फिर CCl4 बन जाएगा और रिएक्शन रुक जाएगी। फिर आता है ये हम लोग अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं, तो इसका भी मैकेनिज्म पूछते हैं कभी कभी। इसको बोलते हैं एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। इसमें OH निकल रहा है, यानी पानी एक तरह से निकल रहा है, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, H3O लेते हैं, H3O+ को ऐसे लिख सकते हैं HOH2, ये H2O लिखा है और यहाँ पे H लिखा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज होगा। अभी क्या करेगा, ये जो प्लस चार्ज वाला H है, इसका जो OH का लोन पेयर होगा 2 ठो, वो इस पर अटैक करेगा H+ पे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा H2O और यहाँ पे प्लस चार्ज लग जाएगा। देखो इसने एक वाला जो H था ये निकल लिया, यहाँ पे जो पानी था वो निकल गया, और ये जो H+ है इस पर ये OH अटैक कर गया, तब ये H जो है ये यहाँ पे लग गया, तो ये H2O बन गया। अब ये H2O पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह से अटैच था, एक वाटर था, एक ये था, तो H2O में ऐसे एक H ये बाहर से लाया, एक इसके पास पहले से था, और एक ये हम लोग के कार्बन के उससे अटैच था, तो यहाँ पे अब इसके पास 3 बॉन्ड है, तो इसलिए इस पर प्लस चार्ज आ गया है। ठीक, अभी प्लस चार्ज को हटाने के लिए कहेगा कि मैं इससे निकल जाता हूँ एल्केन से, तो ये एल्केन से निकल जाएगा और यहाँ से पानी जो होगा रिमूव हो जाएगा, पानी ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं ध्यान से दिखाता हूँ। ये जब एल्केन यहाँ से निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकलेगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज था। तो ये जब H2O निकला, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है, तो यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक, प्लस चार्ज आ जाएगा। अभी प्लस चार्ज को ये हटाने के लिए क्या करेगा, ये सोचिए कि मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो सही है, और इसके बगल में एक कार्बन, इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है जल्दी। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना बहुत आसान होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो पानी वाला निकला था ऊपर से, ये पानी वहीं पे तो रहेगा, ये पानी को इधर उठा लो, H2O। ठीक, इसके बाद 2 लोन पेयर होंगे, फिर वो अपने लोन पेयर का लालच देगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कहेगा कि मैं इधर चला जाता हूँ, फिर वो ये अपना यहाँ से कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इसको वापस दे देगा कि एल्केन अपना इलेक्ट्रॉन रखो वापस अपने पास,
उसके लिए हाइड्रोजन जो होगा इसके लोन पेयर के पास, क्योंकि ये देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, इसलिए हाइड्रोजन इसके पास जाना चाहिएगा। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके लिए हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाएगा। तो ये फिर से H3O बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। वही सेम चीज़ हुई है, यहाँ पे इसने लोन पेयर ने इसको हाइड्रोजन पे अटैक किया, फिर हाइड्रोजन ने अपने लोन पेयर यहाँ रखे, फिर वो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव चार्ज आने की जगह उसने डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया, तो ये पॉजिटिव जो था वो स्टेबल हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, H3O+ वापस से निकल गया। हम लोगों ने शुरू में भी H3O+ किया था, बाद में भी H3O+, तो हम लोग एक तरह से कैटेलिस्ट का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन कहते हैं। वो थी एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब पढ़ेंगे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। इसमें क्या होगा, एल्कीन से हम लोग वापस से वो एल्कोहल बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग ने एल्कोहल से एल्कीन बनाया था, यहाँ से हम लोग एल्कीन से एल्कोहल बनाएंगे। ये दोनों एक तरह से रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसलिए हम लोग को रिएक्शन करने के बाद H3O+ को निकालना रहता है। अब मान लो हम लोग एल्कीन लेते हैं और उसमें H3O+ डालते हैं। H3O+ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H+ और OH2 के बॉन्ड में, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होगा वो इस पर अटैक करेगा। मैंने कहा था डबल बॉन्ड लोन पर पॉजिटिव चार्ज को देख नहीं सकता, उस पर अटैक कर देता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा। अब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो गया इसके पास, लेकिन यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है, तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, इसलिए जो H है वो इस वाले कार्बन से अटैच होगी, कि देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके पास है और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो ये इससे अटैच हो गया, तो यहाँ पे CH3 हो गया। और इसका एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं प्लस चार्ज आ गया। अब उसके बाद एक और पानी का मॉलिक्यूल लाएंगे, पानी के मॉलिक्यूल पर एक लोन पेयर होगा, लोन पेयर इस पर अटैक करेगा क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज लग जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये वाटर जाके अटैच हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे H2O के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, तो क्या करेगा, ये जो H2O का एक H है उसको हटा देगा, तो यहाँ पे RCH और यहाँ पे CH3 हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं नीचे बताना भूल गया, ये जो कंडीशन है ये 443 केल्विन पे होगी, मतलब हम लोग एल्कोहल ले रहे हैं, अगर उसमें हम लोग एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करा रहे हैं 443 केल्विन पे ही ये चीज़ पॉसिबल होगी, वरना नहीं होगी। दो टेम्परेचर होते हैं 443, 413, और अपने अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखना। अब एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में हम लोग पहले सेल्फ होता है फिर क्रॉस होता है। तो सेल्फ में क्या करते हैं, यहाँ पे दो CHO के मॉलिक्यूल लेंगे, फिर उसमें डाइल्यूट NaOH डालेंगे, या फिर डाइल्यूट BaOH ट्वाइस भी डालते हैं कभी कभी। ये चीज़ क्वेश्चन से पूछ देते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन कोई कार्बन का एल्डिहाइड या फिर एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वही एल्डोल देगा। अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, मतलब ये ऑक्सीजन यहाँ रहेगा ना, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो कार्बन अटैच है उसके पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वही डाइल्यूट NaOH से साथ या फिर डाइल्यूट BaSO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हम लोग को एल्डोल देगा एक कंपाउंड। उसको हीट कर देंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होकर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग एक एल्डिहाइड का कंपोनेंट लेंगे जिसका अल्फा हाइड्रोजन है, उसको डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट कराएंगे, तो इसका जो H है अल्फ़ा वाला H, इसका एक H निकाल लेगा, तो यहाँ से CH3 से CH2 हो गया, तो CH2 माइनस CHO और यहाँ पे H+, डाइल्यूट NaOH आया, उसने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, CH2 माइनस CHO। फिर CH2 माइनस का जो माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और एक चीज़ हमको हमेशा याद रखनी है कि कार्बोनिल ग्रुप जो है उसको जो हम लोग को मन में ऐसे ट्रीट करना है कि जो कार्बन है उसको प्लस चार्ज, मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज है, जो ऑक्सीजन उसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि कार्बन के पास प्लस चार्ज है। और ये लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर जाएगा, और साथ में जो H+ निकला था ये H+ यहाँ पे ऑक्सीजन पे जाकर रिएक्ट भी कर देगा। तो जैसे ये जाके ऊपर गया, माइनस था, माइनस पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, और ये जो चीज़ था ये चीज़ ऐसे जाके इस पर अटैच हो गया, तो हो गया CH3OH इतना समझ आ गया। अब ये जो चीज़ अटैच हुई है तो CH2 अटैच हुआ है ना कार्बन से, तो CH2 कार्बन से अटैच हुआ, उसका CH2 से क्या अटैच है CHO, तो यहाँ पे CHO लग गया।
उसके बाद इसको हीट कर दिया तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H रिमूव हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया CH3 CH CH CHO, ये बन गया। अब क्रॉस एल्डोल देखते हैं। क्रॉस एल्डोल मान लो यहाँ पे हम लोग के पास एक चीज़ ध्यान देना है। सबसे पहले अगर हम लोग एक कार्बन का कंपाउंड ले रहे हैं और दूसरा कार्बन का कंपाउंड ले रहे हैं RCHO और RCHO, ठीक, R-CHO मान लो। अब अगर इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन, इसके पास अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो दोनों का क्रॉस एल्डोल कराने के बाद 4 कंपोनेंट बनेंगे। तो अगर इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है और इसके पास नहीं है, तो दोनों का क्रॉस एल्डोल कराने के बाद 1 2 बनेंगे। एक मिनट मुझे सोचने दो। इसका करेगा खुद से कर जाएगा, फिर इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन करके इससे करेगा, इसका इससे नहीं करेगा और इसका खुद से नहीं करेगा। हाँ, 2 कंपोनेंट बनेंगे। अब अगर इसके पास नहीं है और इसके पास है, तब भी 2 कंपोनेंट बनेंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। इसमें मान लो ये CH3 CHO है और CH3 CH2 CHO है, इसमें डाइल्यूट इन्वेस्ट आएगा। अब देखो CH3 CHO का हम लोग ने यहाँ पे रिएक्शन कराया था, तो हम लोग को एक कंपोनेंट मिल गया था, तो हम लोग वो कंपोनेंट को डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब जैसे इसका सेल्फ एल्डोल हो गया, तो इससे ये बन गया। जैसे कि मान लो कंटेनर में इसके बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, तो अगर इसका ही इसी से रिएक्ट करेगा डाइल्यूट इन्वेस्ट के रिजल्ट में, तो ये बन जाएगा। जैसे इसका ही अगर इसी से रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा। अब अगर मान लो इसका इससे रिएक्ट किया और अल्फ़ा हाइड्रोजन इसका निकला, तो ये बनेगा, और अगर इसका इससे रिएक्ट किया और अल्फ़ा हाइड्रोजन इसका निकला, तो ये बनेगा। अब देखो ये दोनों तो सेल्फ रिएक्शंस है, तो इसको तो हम पीछे पढ़ सकते हैं। अब ये दोनों कैसे बन रहे हैं एक बार देख लेते हैं। तो अगर ये पहला वाला कंपोनेंट में ध्यान से देखूँ, तो इसमें CH3 CH2 CH और ऊपर OH है। अब देखना है इसको, ये इन दोनों में से किसका ये CH मतलब किस एल्डिहाइड का ये अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है। मतलब मान लो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकाल दें, डबल बॉन्ड आ जाए, तो CH3 CH2 CHO लिखा है ना, CH3 CH2 CHO, यानी हम लोग को इसको मेन ग्रुप मानना है और इसका हम लोग को अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, CH3 CHO को डाइल्यूट एनएच की प्रेजेंस में डालेंगे, तो यहाँ से CH2 माइनस CHO बनेगा और H+ बनेगा। अब CH3 CHO ये वाला ग्रुप उठाएंगे, ये वाले ग्रुप में हम लोग यहाँ से माइनस चार्ज निकला था, इसको यहाँ पे अटैक करेंगे, और जो H+ निकला था इसको यहाँ पे अटैक करेंगे। ध्यान रखना कि H+ जाके अटैक नहीं करेगा, ऑक्सीजन के लोन पे जाके वहाँ पे अटैक करेंगे। हमेशा नेगेटिव चार्ज अटैक करता है। पहले मैंने पॉजिटिव किया तो इधर हटा दी मैंने। फिर अब यहाँ पे जाके OH लग चुका है, मतलब OH बन चुका है, उसके यहाँ पे जो माइनस चार्ज लगा, ये CH2 माइनस लगा और CHO, ठीक। तो ये हम लोग का वो कंपाउंड बन चुका है जो यहाँ पे लिखा है। चेक करोगे तो वही चीज़ लिखी, थोड़ा सा बॉन्ड्स को इधर उधर लिखा है। और ये जो इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा एक, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखो इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे लिखा है CH3 CH OH, अगर इसका H हटा दें तो यहाँ पे लिखा क्या है CH3 CHO। अब CH3 CHO क्या है, ये है, यानी हम लोग को इसका OH बनाना है और इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है। तो पहले हम लोग इसका अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालेंगे, CH3 CH2 CHO का प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। यहाँ से क्या होगा, CH2 माइनस बन जाएगा और CH2 CHO प्लस बन जाएगा H+। ब्लर हो रहा है क्या, CH2 माइनस CH2 CHO और यहाँ पे H+। अब ये CH2 माइनस जो होगा वो कार्बन पे इस पे जाके अटैक करेगा, और ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो जाके इस हाइड्रोजन के आयन पे अटैक करेगा। उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH, ये इस पे अटैक कर दिया तो OH बन गया। ये CH2 यहाँ पे लग जाएगा नीचे, ये CH2 यहाँ नीचे लग जाएगा, और इसके बगल वाला पूरा कंपोनेंट ऐसे छाप देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब हीट करेंगे इसको, तो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो यहाँ से CH3 CH, ऊपर वाला OH हट चुका है, डबल बॉन्ड, इसका एक H हट गया, तो CH2 CHO। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लें, हो जा क्लियर। अब पीछे मैंने जब किया था एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन, तो उसमें मैंने 443 केल्विन लिया था। अब यहाँ पे हम लोग ईथर फॉर्मेशन कर रहे हैं। ईथर फॉर्मेशन में हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल ले लेंगे और H3O+ ले लेंगे, लेकिन टेम्परेचर इधर हम लोग 413 केल्विन लेंगे।
अब इससे क्या होगा, हम लोग को पता है कि हम लोग H3O+ को H और OH2 में ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, लोन पेयर जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये प्लस चार्ज अपना हटाने के लिए लोन पेयर इसके ले लेगा, सॉरी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ROHH, एक H इसके उस पहले था, एक H ने ले लिया तो HH हो गया। अब ये कहेगा कि मैं इसके जो R से अटैच था ये निकाल दूँ, वहाँ पे भी ये चीज़ हुई थी, R से अटैच इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया था इसने, तो ये पानी हट गया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एक तो कंपोनेंट होगा नहीं बीकर में, इसकी तरह और कम होंगे और कंपोनेंट होंगे, और टेम्परेचर कम है इस वजह से सारे कंपोनेंट ब्रेक नहीं हुए होंगे। तो जो कंपोनेंट बच गया होगा उसके पास भी लोन पेयर होगा, तो वो जाके इसको, जैसे इसको मैंने निकाला, ठीक, H2 निकल गया, तो ये अब इसने हमने प्लस चार्ज हटा दिया, लेकिन यहाँ पे एक प्लस चार्ज रह जाएगा, उस पर जाके ये अटैक करेगी इसके लोन पेयर। तो R यहाँ पे जाके अटैच ऐसे लग जाएगा R, तो RO, और ये वाला जो R था इसको सीधा कर दिया, और जो इसके साथ हाइड्रोजन था उसको ऊपर लिख दिया, ठीक। अब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के पास, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना बॉन्ड हटा लेगा, H+ रिलीज हो जाएगा, तो RO यानी कि ईथर बन चुका है। अब ये रीमन टीमन और कोल्बे समझने से पहले ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों इजी भी हैं कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अभी एल्डोल किया है, एनिलीन को जब ब्रोमोलिन बनाना हो, देखो एनिलीन क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है बेंजीन के लिए, इसीलिए हम लोग को जब ये इसको कंपोनेंट बनाते हैं तो हम लोग को पैरा और ऑर्थो दोनों पोजीशन पे कंपोनेंट लग के मिल जाते हैं। क्या फिर से बताता हूँ, एनिलीन को जब Br2 से रिएक्ट कराएंगे यूनिट्स ऑफ वाटर, तो Br 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 3 जगह अटैच हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। हम लोग को ये तो बनाना नहीं था, हम लोग को ये बनाना था, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो एक्टिविटी है, अब ये एक्टिव क्यों हो रहा है ये चीज़ समझते हैं। इसके पास लोन पेयर है, वो इसको दे रहा है, तो इसमें रेजोनेंस बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए इसको जब कंपोनेंट को डाल रहे हैं तो कंपोनेंट समझ पा रहे हैं मुझे अटैच कहाँ होना है, इसलिए वो हर जगह अटैच हो जाता है, ऐसे समझ लो। तो इसमें क्या करेंगे, एनिलीन में हम लोग पहले एनहाइड्राइड डालेंगे, एनहाइड्राइड ये स्ट्रक्चर होता है, एनहाइड्राइड और H+ की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे एक H जो होगा इसका H भी निकल जाएगा, तो ये H इधर लगेगा, ये HNCOCH3 बन जाएगा ऊपर। इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब ऐसे इसको इमेजिन कर सकते हैं, लिखेंगे तो वैसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे C लगा है, यहाँ पे O लगा है, यहाँ CH3 लगा है। अब क्या हो रहा था, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे पहले नीचे जा रहे थे, लेकिन अब इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जा रहे। अब Br2 आया, उसके पास जगह है, वो या फिर ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे। पहले बहुत हाईली एक्टिविटी था इसलिए हर जगह इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हर जगह लग गया था, लेकिन अब मेजरली पैरा पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये जाके Br2 वाटर डालेंगे तो Br नीचे लग जाएगा। अब हम लोग को एनिलीन बनाना था, मतलब पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना था, तो हम लोग इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, फिर से H2O H+ डालेंगे, तो ये NH2 वापस बन जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग सल्फोनेशन भी करा सकते हैं, ऐसे ही हम लोग बाकी से कुछ करा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रीजन समझते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, RX होता है, उसमें Mg का जब रिएक्शन कराते हैं तो RMgX बन जाता है। ये क्या होता है, बीच में घुसने वाला इंसान है, मेटल है, कबाब में हड्डी तो उसके क्या होता है, इससे हम लोग देखते हैं R जो Mg क्या है, पॉजिटिव मेटल है, ठीक, तो उसके पास प्लस चार्ज का मतलब कह सकते हैं, इसके बाद डेल्टा प्लस चार्ज होगा, इसके बाद डेल्टा माइनस चार्ज होगा, तो R यहाँ पे माइनस की तरह ऐड करेगा। अब इसमें अगर हम लोग वाटर डाल दें तो वाटर में क्या होता है, H+OH-, तो R माइनस है, ये OH से रिएक्ट करके RH बनाएगा, ये RH लिखा है, मतलब एल्केन बनाएगा, और यहाँ पे MgOH Br निकल जाएगा। सिमिलरली यहाँ बेंजीन में X लगा हुआ है, मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन है, उसमें Mg का रिएक्ट कराया है, तो बेंजीन Mg और क्लोरीन हो गया, उसके बाद H2O का रिएक्ट कराएंगे, तो ये प्योरली हम लोग को एल्केन या फिर कह सकते हैं एल्केन या फिर फेनिल ग्रुप का कोई कंपोनेंट देगा, जैसे यहाँ पे बेंजीन दिया। अब ये तो हो गया नॉर्मल, हम लोग हेलो एल्केन या हेलो एलिन से रिएक्शन करा रहे हैं। मान लो हम लोग रिएक्शन कराई एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पे H है तो एल्डिहाइड हो जाएगा, R है दोनों तरफ तो कीटोन हो जाएगा। इसके बाद डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, RMgX होता है, यानी R माइनस MgX प्लस, माइनस जाके पॉजिटिव पे रिएक्ट करेगा, प्लस जाके OH पे O पे रिएक्ट करेगा, तो ये डबल, ये तो अननोन है, यहाँ पे जाके R लग गया, यहाँ पे ये हो गया OMgX,
ये ऐसे लग रहा है OMG(X). H2O जो इसके साथ ये करेगा तो यहाँ पे H+ और OH- हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के माइनस चार्ज होगा, मेटल पॉजिटिव उसके साथ हमेशा प्लस चार्ज होगा, Mg मेटल ही तो होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव जाके इस पर निगेटिव से अटैच हो जाएगा, ये हो जाके H से अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Cr, यहाँ पे OH, यहाँ पे MgXOH। ये तो सब कंपोनेंट, इसको ना लिखो तो भी चल जाएगा, लेकिन हम लोग को ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है जाके हाइड्रोजन से अटैच होगा तो यहाँ पे OH बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अगर कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो इथेनॉल है और उससे हम लोग को पेंटेन बनाना है, तो पहले ये खुद ट्राई करो कि तुम इसको किस मेथड से कर सकते हो कि इथेनॉल से पेंटेन बना दो। ये जो हम लोग की रिएक्शन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये बहुत अंडररेटेड रिएक्शन है जिसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन बहुत यूज़फुल भी है उसी हिसाब से। तो इसको बस एक ही मेथड से कर सकते हैं, वो है कि जब हम लोग एल्कोहल को ग्रीनहाउस रिएजेंट से रिएक्ट करें तो हम लोग क्या करते हैं, ROH लेते हैं और R-MgX लेते हैं। ये दोनों R अलग अलग हैं। हम लोग को जिस R का एल्केन बनाना है एल्कोहल से, हम लोग वही R लेंगे यहाँ पे, तो ये RH बन जाता है और ये ROMgX बन जाता है। इसकी मैकेनिज़्म कैसे समझाऊँ, मैकेनिज़्म तो समझने वाली नहीं है इसकी, इतना जानो। यहाँ पे जो क्लीवेज बॉन्ड होता है वो हम लोग RO- लेते हैं और H+ लेते हैं, मतलब यहाँ से क्लीवेज होता है, यहाँ से नहीं। क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग। तो ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज O के पास माइनस चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये R- यहाँ पे प्लस के पास जाएगा तो ये R-H बन जाएगा और ये ROMgX बन जाएगा। R-H और ROMgX। R- क्या होता है, दूसरा एल्केन को दिखाया है, R दूसरा एल्केन है। अब इस मान हम लोगों ने इथेनॉल लिया, उसको ग्रीनहाउस रिएजेंट से रिएक्ट कराया, तो अगर इतना देखो मैं यहाँ से, तो इसके पास यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, इसके पास यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे इसके पास माइनस चार्ज होगा, इसके पास प्लस चार्ज होगा, तो माइनस से जैसे कि प्लस लग जाएगा। प्लस कहाँ है, एक मिनट, हाँ, माइनस से जाके ये प्लस लग जाएगा, ये प्लस से जाके ये माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके लग गया, क्योंकि हाइड्रोजन के प्लस चार्ज था, तो ये बन गया हम लोग का पेंटेन, और ये हम लोग का बाई प्रोडक्ट है। तो हम लोग ने पेंटेन एक तरह से इथेनॉल से पेंटेन बना दिया, जादू कर दिया। फिर आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, इन सब की मैकेनिज्म बहुत होती है। हाँ, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। मान लो हम लोग के पास बेंजीन से X लगा हुआ है और उसमें हम लोग RCl डाल रहे हैं, तो बेंजीन से X उसके बाद R नीचे लग जाएगा। मान लो बेंजीन लगा हुआ है, उससे हम लोग RCHCOCl डाल रहे हैं, तो हम लोग का नीचे CrCO लग जाएगा, यहाँ पे ऊपर X लगा रहेगा। ठीक है, इन सब की रिएक्शंस की मैकेनिज्म सेम तरीके से होती हैं। ऊपर चाहे कुछ भी लगा है और नीचे अगर जो भी लगा है बस Cl हटाना है, येलो बॉन्ड इसमें नीचे लगा देना है, पैरा पे या फिर ऑर्थो पे। इसके मैकेनिज्म के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो हम लोग का ये एनिसॉल है, क्वेश्चन में इसका नाम एनिसॉल से आता है। एनिसॉल है, शॉल लग रही, एनिसॉल है। यहाँ पे हम लोग RCl से रिएक्ट करा रहे हैं एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में, तो हम लोग का एनिसॉल में यहाँ पे नीचे R लग जा रहा है। पहला स्टेप क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराते हैं, मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एक मिनट, सब्सटीट्यूशन है एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे H निकलता है, H निकलता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हम लोग यहाँ पे एनहाइड्रस ClCl3 देते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट कराते हैं, तो RCl से हम लोग Al3 का रिएक्ट कराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा रहता है तो ये Cl को उठा ले जाएगा, यहाँ पे R बेचारा अकेला रह जाएगा, लेकिन फिर भी पता नहीं किसके पास पॉजिटिविटी है इतनी अकेला होने के बाद भी। तो AlCl4 बन जाएगा, इसका 4 Cl है, पता नहीं क्यों एक इसको नहीं दे देता, खैर छोड़ो वो सब बात है। Cl इसका ये ले गया, यहाँ पे R पॉजिटिव आ गया। अब ये R पॉजिटिव क्या करेगा, इसके पास बहुत सारे इसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने पास, यहाँ पे R हो जाएगा। लेकिन अब इसने जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इसके पास, लेकिन इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसने चोरी कर लिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगा, तो ये हाइड्रोजन क्या कहेगा कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, ये दानी होते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको वापस से दे देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। जितनी भी मैं रिएक्शन कर रहा हूँ इसको 5-6 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। वैसे ही जैसे
लिखा है, ख़त्म हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे OCH3 की जगह OH होता है तो कोई रिएक्शन में अंतर नहीं होता। यहाँ पे X होता है, कोई रिएक्शन में अंतर नहीं होता। अगर मान लो यहाँ पे RCl की तरह RC डबल बॉन्ड OCl होता है तो ये Cl फिर भी लेके जाता है, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज ही आता है। अब वो पॉजिटिव चार्ज इस पर ही अटैक करता है तो वो सेम ही रिएक्शन है। एक बार खुद से लिख लेना। एल्डोहल कर लिया था, हाँ एल्डोहल कर लिया था। रीमन टीमन बचा है। रीमन टीमन में क्या करते हैं हम लोग, फिनॉल लेते हैं, फिनॉल में CCl3 एक्वस NaOH रिएक्ट कराते हैं। एक्वस NaOH जब इस रिएक्ट करता है तो कार्बीन बनाता है। अभी कार्बीन एज अ इंटरमीडिएट यहाँ पे लगता है, CaCl2 बनता है, OH की जगह ये NaOH का Na लग जाता है। ये इंटरमीडिएट सिचुएशन होती है। अब इसमें NaOH लगाते हैं। देखो इसकी एक अलग से मैकेनिज्म होती है जो बहुत भयानक होती है, वो कभी पूछी नहीं जाती, तो मैंने उसको लिखा नहीं। सर ने लिखा थी लेकिन कॉपी में, लेकिन मैंने PIQ में देखा उसको पूछा नहीं जाता। यहाँ पे ON, तो ONA कैसे हुआ, NaOH से Na इस पर जाके मेटल हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे ऑक्सीजन से अटैच हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से NaOH डाला तो यहाँ पे CaCl2 जो होगा वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको याद कर लो या फिर कह सकते हैं एक तरह से समझ भी सकते हैं। कैसे, C है, H है, Cl है, Cl है, ठीक। अब यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन डालना है तो हम लोग क्या डाल रहे हैं NaOH, तो एक OH एक Cl जो जाएगा Na के साथ NaCl बनाएगा और एक Cl जाएगा H के साथ, क्योंकि NaOH है तो Na गया, H गया, बचा क्या O, तो H के साथ Cl गया, Na के साथ NaCl गया। यहाँ पे दो बचे खाली इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन जाएगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ऑक्सीजन आके यहाँ पे अटैच हो गया, CHO बन गया। और यहाँ पे Na लगा हुआ है तो यहाँ पे हम लोग H+ डालेंगे तो यहाँ पे Na से फिर से OH H लग जाएगा तो ये OH हो जाएगा, Na से OH हो गया। अब इसमें अगर हम लोग CH Cl3 की जगह CCl4 का यूज़ कर ले तो हम लोग का कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे वैसे तो सैलिसिलिक है, इसकी जगह सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। इसका नाम सैलिसिलिक है और इसकी जगह सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे CCl4 का यूज़ कर लें। ऐसा रीजन में आ सकता है, कैन वी मेक सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल यूजिंग रीमन टीमन रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हम लोग CCl4 का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पूछ लेगा क्या रीमन टीमन रिएक्शन से हम लोग फिनॉल का मदद करके CHO वाला सैलिसिल्डिहाइड बना सकते हैं, तो कहोगे हाँ बना सकते हैं। अब क्या किसका यूज़ करके, यहाँ पे CHCl3 का यूज़ करके। क्या कहेगा रीमन टीमन रिएक्शन से OH फिनॉल का यूज़ करके कि हम लोग COOH बना सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे नहीं इसमें कोलबे का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कोलबे के साथ साथ इसमें भी अगर CCl4 का यूज़ कर दें तो हम लोग बना सकते हैं। फिर कोलबे रिएक्शन आती है, कोल्ब्स जो भी बोलना है। तो ये फिनॉल होता है, फिनॉल में NaOH डाला, यहाँ पे ONA बन गया। अब उसमें पहला लिखते हैं CO2 भैया CO2 लेते हैं, H+ लेते हैं, तो यहाँ पे ONA बन चुका है। अब यहाँ से जो इसके पास इसको खूब सारे लोन पेयर देखेंगे तो यहाँ पे जाके ये अटैक करेगा तो ये CO- बन जाएगा, उसको माइनस हटाने के लिए यहाँ पे H+ लेते हैं तो COH हो गया, ठीक। अब इसकी जो मैकेनिज्म है CP सर के नोट्स में होगी कहीं, रुको दिखाता हूँ। अमीने खुल गया, एक सेकेंड। ये रीमन टीमन की रिएक्शन है और ये है कोल्बे की रिएक्शन। कभी नहीं पूछ जाती, मेरे दिमाग में भी नहीं है, अगर कभी मन करे तो देख लेना। वैसे भी अगर रिएक्शन मैकेनिज्म पूछ लिए कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ रीमन टीमन रिएक्शन, तो जान लो पेपर बहुत हार्ड आया है। और पेपर हार्ड आया है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इतना भी कर दोगे तो उसके आधे नंबर मिल जाएंगे। बाकी और कोई रिएक्शन देख लेता हूँ एक बार मैं। रिएक्शन बेंजीन की जितनी भी रिएक्शन होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ये RX की रिएक्शन जब हम लोग NaC ट्रिपल बॉन्ड CH3 के साथ कराते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 कार्बन मिल जाते हैं। जैसे एक कार्बन के लिए तो हम लोग CN का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मान लो 2 कार्बन अटैच करने हैं
तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। मान लो पूरा कंपाउंड ही बदलना है, फिनॉल से कोई नॉर्मल कंपाउंड बनाना है, तो हम लोग को पता है क्या यूज़ करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो मैंने बताया था। एक रिएक्शन ही होती है। और एक ये फिनॉल का टेस्ट होता है FeCl3 के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये वॉयलेट कलर का होता है, तो इससे पता चल जाता है कि ये फिनॉल है। हाउ टू चेक फिनॉल, नहीं, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल और कोई अगर इथेनॉल आ गया तो फिनॉल की वजह से हम लोग ये वॉयलेट कलर का यूज़ करते हैं पता करने के लिए FeCl3 का। एक ये Al2O3 के साथ 520 केल्विन पे भी ईथर बनाता है। यही मैंने कहा, देखो CH3 है तो CH3 का एल्केन मिल गया, और CH2 है तो CH2 का ये बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और कौन सी रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन है, इसमें बेंजीन से CHO लग जाता है। इस पर इसकी मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट अच्छी रिएक्शन है। स्टीफेंस रिएक्शन अच्छी है। एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। अगर CH2 कैसे है, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, CH3 CH2 C और CN है, उस पर हम लोग बेंजीन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल रहे हैं, फिर कोई भी नॉर्मल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसके पास माइनस चार्ज है, इसके पास प्लस चार्ज है। इसमें किसके पास माइनस, किसके पास प्लस होगा, इसके पास माइनस होगा, इसके पास प्लस होगा, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उसने 3 ही बनाए हुए हैं। एक मिनट मुझे सोचने दो। हाँ सही कह रहा, लेकिन 1 2 3 4, हाँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिस पे अटैक कर रहा है, तो ग्रिग्नार्ड के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके पास नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। तो ये NMgBr हो गया डबल बॉन्ड के साथ। एक बॉन्ड इसने, अच्छा हाँ, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये अपने पास लेगा, तो इसके पास माइनस चार्ज है, उसके पास प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से ये बेंजीन यहाँ लग जाएगा और ये पूरा कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब हम लोग वाटर डालेंगे, वाटर डालने से क्या होगा, यहाँ पे OH लग जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। तो ये हम लोग का कह सकते हैं एक तरह से एल्डिहाइड टाइप कुछ बन गया है। ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट, मुझे भी देखनी पड़ेगी। वुल्फ किश्नर, इसका मैं हमेशा नाम जानता हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है काम भूल जाता हूँ। बाकी और क्या देख सकते हैं, एक, हाँ एक ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तरह से है, लेकिन ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है। लेकिन ये क्या है, नहीं हाँ, ये दोनों रिएक्शन ही गलत थी, सॉरी और ये पिथिलामाइड की रिएक्शन है 1 डिग्री अमीन के लिए। क्वेश्चन आता है कि 1 डिग्री अमीन बनाना है फ्रॉम RX यानी हेलोएरीन, तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, तो हम लोग 2 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक वो वाली रिएक्शन जिसमें हम लोग NH4 लेते थे, मतलब इस अमीन चैप्टर की पहली वाली रिएक्शन। अरे हो भी ना कॉपी, कॉपी नहीं चेक, राउल्स लॉ डबल हेलिक्स, कुछ याद आ गया अरे यार तुमने ले जाओ। हाँ, अब एनालिसिस ऑफ एल्केलाइड, या फिर हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं RCl से ये बनाने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सब कंपाउंड में नहीं लगता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबलिस नहीं होती, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती। स्टेबलिस क्या, ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, इसलिए हम लोग गैब्रियल थैलेमाइड का यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। डायोटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, अगर नॉर्मल लेंगे तो उससे हम लोग को एल्कोहल मिल जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बेंजीन वाला लेंगे तो उससे हम लोग को डाइजोनियम सॉल्ट मिलती है। इसलिए अगर हम लोग RNH2 लेते हैं तो एल्कोहल मिलता है यहाँ पे। उसके कपलिंग रिएक्शन होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कलर हम लोग पता कर सकते हैं। हाउ टू डिटेक्ट कह सकते हैं फिनॉल, या फिर हाउ टू डिटेक्ट एनलीन,
हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एनिलीन, तो फिनॉल में ऑरेंज मिलता है और एनिलीन में येलो मिलता है एचओ डाई का यूज़ करके। बाकी ये तो ग्लूकोज की रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट है। बस ख़त्म। 6 सेकंड बचा है। वही